Hey everyone, welcome to Yachna Science Classes. My name अंकित दीक्षित। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, वो टॉपिक आज हमारा। ठीक है, उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, उससे पहले किया था हमने क्या था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया था। ओके, तो देखो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी कर दी। ठीक है, डिस्कवरी करने के बाद उसके ऊपर चार्ज ही बता दिया, कैसा चार्ज, किस टाइप का चार्ज आएगा। फिर उन्होंने क्या बताया, कोई चार्ज पार्टिकल जब न्यूक्लियस के नजदीक से जाएगा तो किस टाइप का रास्ता फॉलो करेगा, वो भी बताया रदरफोर्ड ने। ठीक है, ओके, तो इतना बताने के बावजूद भी उन्होंने क्या है, कुछ कमियां रह गई थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो कमियां ही क्या थी उसकी, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो कमियां थी रदरफोर्ड की मॉडल की, वो क्या क्या कमियां थी वो। ठीक है, सबसे पहली जो कमी थी, सबसे पहली फर्स्ट जो थी, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ही क्यों घूमते रहते हैं, ये एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया। क्या रीजन था वो भी करेंगे अभी। पहली है it cannot explain the, ठीक है, it cannot explain the stability of atom, it cannot explain the stability of atom, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, क्यों नहीं कर पाया, अब इसका क्या है रीजन, क्या इसका रीजन जो है वो क्या है रीजन। ठीक है, रीजन करते हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे लाइक दैट ऑफ जलेबी। किसकी तरह है, जलेबी की तरह है। ठीक है, मान लिया स्पाइरल पाथ, कौन सा पाथ है ये, स्पाइरल। बीच में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इतना हुआ। यहां पे कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ इधर आएगा, ऐसे इस पाथ पे, रास्ते पे ऐसे। एरो का साइन ये बता रहा है कि घूम रहा है इधर, फिर इधर, फिर ऐसे चल रहा है, ऐसे ये घूमते घूमते कहां चला गया, न्यूक्लियस में चला गया। ठीक है, किस अकॉर्डिंग, अब रीजन करते हैं। कारण जो है, कोज जो है, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया। क्लासिकल जो होती है, किसके अकॉर्डिंग, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या कहती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो अपने अंदर से वो रेडिएशन निकालता है। ठीक है, क्या निकालता है, रेडिएशन, और यू कैन से दैट एनर्जी निकालता है अपने अंदर से। ठीक है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। इतना क्लियर हुआ, किसने कोडिंग, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक कोडिंग। ये किसने बताया था, लॉरेंस ने। किसने, लॉरेंस ने बताया था। क्या बताया था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो अपने अंदर से क्या निकालेगा, रेडिएशन निकालेगा। ठीक है, तो अब एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या करती है, घूमती है, मूव करती है, मान ली बॉडी ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इस मोशन को हम बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि डायरेक्शन उसकी क्या होती है, हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। मान लीजिए जब ये यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन यहाँ पे होगी, जब ये यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन यहाँ पे होगी, इस बॉडी की, किसकी, इस बॉडी की। ठीक है, जब ये यहाँ पे आएगी बॉडी मूव करते हुए, इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ऐसे। तो मीनिंग हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है।
क्लियर हुआ? क्या होती है? डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। क्लियर हुआ इतना? चले आगे। ठीक है, ये तो क्या है, लॉरेंस ने बताया था। अब ध्यान से सुनो। अब इस केस में इसको हम यहीं पे अप्लाई करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा? वो इस रास्ते को फॉलो करता हुआ आएगा तो अपने अंदर से क्या निकालेगा? वो रेडिएशन निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या हो गई? एक्सेलरेटेड मोशन है ना। कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन आएगी। ठीक है, तो ये अपने अंदर से क्या निकालेगा? रेडिएशन निकालेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा ये। ठीक है, जब ये और नजदीक आएगा, इसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है न्यूक्लियस से? धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या निकालेगा? रेडिएशन निकालेगा अपने अंदर से। जब ये फिर ये और अंदर आ जाएगा तभी क्या निकालेगा? रेडिएशन निकालेगा अपने अंदर से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जब ये ऐसे रिवॉल्व करेगा और इसके अंदर की एनर्जी लूज होती जाएगी तो इसका जो रेडियस है, जो पाथ है, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा रेडियस। और एक ऐसी स्टेज आएगी कि सारी की सारी एनर्जी इसके पास क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो ये कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस में अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए हमें। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पाया जाता है, नेचर में क्या है? इलेक्ट्रॉन तो मिलता है। इसलिए क्या हुआ? ये गलत हो गया। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूमते रहते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर हुआ? ओके, तो इस डायग्राम को कर दे रहा। ये क्या था? एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में समझने के लिए था। ठीक है, तो लॉरेंस क्या कहता है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं? एक्सेलरेटेड, क्या होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट, रेडिएट मतलब निकालना, रेडिएट मतलब क्या होता है? निकालना। रेडिएट एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या है? वो उसको निकालते रहते हैं। ठीक है, ये क्या था? ये तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, तो अपने अंदर से क्या निकालेगा? वो रेडिएशन निकालता जाएगा, एनर्जी लूज होती जाएगी और फाइनली कहाँ चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा। तो एटम क्या हो जाएगा? कोलैप्स। तो एटम नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एटम तो क्या है? मिलता है। इसलिए क्या है? ये इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहली कमी तो ये थी। क्लियर हुआ इतना? फर्स्ट लिमिटेशन हो गई। अब सेकंड लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी रेडियस में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और किसी भी टाइप की रेडियस हो सकती है, छोटी भी या बड़ी भी। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि फिक्स रेडियस में घूमेगा, ये नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, ओके। तो मीनिंग क्या है? जब इससे रेडिएशन निकलेगी तो इसकी वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा। तो ये क्या है? स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या था? स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। चले कि चले, ओके। तो सेकंड लिमिटेशन है, डायग्राम क्लियर हुआ होगा। तो सेकंड लिमिटेशन आती है इसकी, ये जो है इन्होंने इट कैन नॉट एक्सप्लेन द, एक बार रब कर लेते हैं, इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट जो आएगा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। जो रेडिएशन निकलेंगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उनको एक्सप्लेन अच्छे से ये नहीं कर पाया। तो ये क्या कहता है? रीजन क्या है? अब इसका क्या करेंगे? रीजन करेंगे। रीजन क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था? किसके अकॉर्डिंग? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग
रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम होता है, एटम जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकते हैं, इस रास्ते में भी हो सकते हैं और इस रास्ते में भी हो सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं वो। ठीक है, इस रास्ते में भी हो सकते हैं, मतलब इस ऑर्बिट की रेडियस हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, मीनिंग एनी टाइप ऑफ रेडियस। तो ये क्या कहता है कि रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी रेडियस में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। जब वो घूमेंगे तो अपने अंदर से क्या निकालेंगे, फर्स्ट से रेडिएशन निकालेंगे। अब जो रेडिएशन निकलेगी वो तो लगातार निकलेगी, क्यों, क्योंकि वो किसी भी टाइप के उसमें ऑर्बिट में हो गए, तो इससे जो निकलेगी रेडिएशन वो लगातार होगी। यहाँ से भी रेडिएशन निकलेगी, यहाँ से भी रेडिएशन निकलेगी, यहाँ से भी रेडिएशन निकलेगी, हर ऑर्बिट से क्या निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी। जब ये रेडिएशन निकलेगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है, तो इससे जो मिलेगा पैटर्न मिलेगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मिलता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या मिलता है, इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। लेकिन एक्चुअली जब अब ये एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद में, तो वो जो स्पेक्ट्रा था वो कंटिन्यूअस नहीं था, वो कैसा था, लाइन स्पेक्ट्रा। कैसा था वो, लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्या था वो, लाइन स्पेक्ट्रा। बट एक्चुअली जो था इस केस में, बट एक्चुअली जो स्पेक्ट्रा था, स्पेक्ट्रा, ठीक है, वो क्या है, वो जो स्पेक्ट्रा होता है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रा। कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, लाइन स्पेक्ट्रा आएगा। ठीक है, किस केस में, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये क्या थी, इसकी कमियां थी, लिमिटेशन थी, किसकी, रदरफोर्ड की। क्लियर हुआ। अब देखो, अब इसकी लिमिटेशन हो गई सब कुछ। अब इसकी लिमिटेशन को कोई किसी दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, रिजॉल्व किया होगा, सोल्व किया होगा। तो इनके बेस पे ही कोई दूसरे साइंटिस्ट आए होंगे जिन्होंने अपनी नई थ्योरी दी होगी, एटम के बारे में बताया होगा। तो इसके बाद जो थे रदरफोर्ड के बाद, वो थे बोहर, नील बोहर। उन्होंने क्या बताया था, इन लिमिटेशन को दूर किया और खुद के पोस्टुलेट बनाए थे, डेफिनेशन दी थी। ठीक है, वो हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।